हाँ, चलिए, तो पिछला क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे शायद तुगलक डायनेस्टी तक पढ़े थे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। ये सैयद डायनेस्टी जो था वो 1414 से 1451 ईस्वी तक चला। अब सैयद डायनेस्टी के जो पहला शासक था जिसका नाम खिज़्र खां था, वो 1414 से 1421 ईस्वी तक शासक रहा। अब खिज़्र खां के बारे में हम देख लेते हैं। तो कहता है कि खिज़्र खां जो था, कहता है कि फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी का जो संस्थापक था वो खिज़्र खां था। गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर फिरोज शाह तुगलक, और जिस समय फिरोज शाह तुगलक शासक था तो उसके टाइम पीरियड में ये उस समय मुल्तान का गवर्नर हुआ करता था। इसने रैयत ए आला और मनसद ए आली की उपाधि धारण की थी। तो ये जो मेन 3 पॉइंट है वो आपको खिज़्र खां के बारे में याद रखना है। ठीक है, उसके बाद है मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक शासक रहा। मुबारक शाह जो था वो खिज़्र खां का सन था, सन ऑफ खिज़्र खां। ये खिज़्र खां का पुत्र था। सक्सीडेड बाय मोहम्मद शाह, मतलब मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह राजा बना। और मोहम्मद शाह का जो बेटा था आलम शाह, वो सैयद डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। तो इस प्रकार से सैयद डायनेस्टी जो है उसमें खिज़्र खां जो था वो एक इम्पोर्टेंट रूलर था। बाकी जो और 2-3 शासक हुए वो उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे। और इसका शासन काल भी जो था वो एक प्रकार से आप देखते हैं कि 1414 से 1451 ईस्वी के बीच, मतलब बहुत छोटा टाइम पीरियड तक इसका भी शासन व्यवस्था था। अब आगे है सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी। ये लोधी डायनेस्टी जो है, ध्यान देंगे आप लोग, ये लोधी डायनेस्टी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है। इसी डायनेस्टी का जो शासक था इब्राहिम लोधी, उस इब्राहिम लोधी को पानीपत के फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने उसको हराया और भारत से लोधी डायनेस्टी के साथ ही दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल सल्तनत का स्टार्टिंग पीरियड माना जाता है। इसलिए ये जो लोधी डायनेस्टी है इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। लोधी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो 1451 to 1526 है। इसका जो सबसे पहला शासक है जिसका नाम है बहलोल लोधी, 1451 to 1489 तक ये शासक रहा। अब यहाँ ध्यान देना ये है कि जो बहलोल लोधी था वो बड़ा उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और मतलब इस समय तक आते आते दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत हद तक धीरे धीरे टूटता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। जो सरदार होते थे वो राज सत्ता के प्रति वफादार न होकर विद्रोह कर देते थे। ठीक है ना, तो ये जो बहलोल लोधी था वो भी एक प्रकार से प्रांतपति था। ठीक है ना, तो ये इन सारी चीजों को समझता था, इसलिए इसने सबके साथ मिलजुल कर रहने की नीति अपनाई। और सम्राट का जो एक स्ट्रिक्टनेस था, जो इसको इल्तुतमिश ने स्थापित किया था कि भाई सम्राट के सामने एकदम स्ट्रिक्ट रहना है, एकदम डर में रहना है, तो इसने उसको खत्म कर दिया और जितने भी सरदार थे उनके साथ मिलजुल कर रहना शुरू किया। क्योंकि इसको पता था कि अगर मिलजुल कर नहीं रहेंगे तो हमारा साम्राज्य ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। कहता है कि बहलोल लोधी ने एक खानन की उपाधि धारण की, रिटेन्ड दिल्ली एज ए कैपिटल, इसने पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। और कहता है कि प्रैक्टिस इस्लाम इन पर्सनल लाइफ बट वाज आल्सो टॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदू पॉपुलेशन, मतलब अपने जो उसका जो पर्सनल लाइफ था, तो पर्सनल लाइफ में वो इस्लाम को फॉलो करता था। इस्लाम का जो कंसेप्ट था, इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पूरा जीवन चर्या है उसको वो बिताता था। लेकिन साथ ही साथ जो हिंदू
जनसंख्या था उसके प्रति भी वो टॉलरेंट था। टॉलरेंट का मतलब समझते हैं ना? टॉलरेंट का मतलब होता है हिंदी में सहनशील होना। मतलब अपना धर्म तो वो मान ही रहा है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति दूसरा धर्म भी मान रहा है तो उसको उतना ज्यादा टेंशन नहीं था। जैसे कि औरंगजेब को टेंशन था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। मतलब हम तो अपना धर्म मान ही रहे हैं, तुमको भी हमारा धर्म ही मानना है। मानेगा तो ठीक है, जिंदा रहो, नहीं मारेगा, नहीं मानेगा तो मारा जाओ। ठीक है? तो इस तरीके का जो सिस्टम था वो इसके अंदर नहीं था। ये थोड़ा उदार प्रवृत्ति का था और शायद इसके पीछे ये रीजन भी रहा था कि इस समय तक आते आते बहुत सारे जो हिंदू सरदार थे, हिंदू शासक थे, वो भी धीरे धीरे पावरफुल हो रहे थे। इसलिए इनको भी अपने साथ मैनेज करके रखना था। इसलिए इसने हिंदुओं के प्रति भी सहिष्णुता की नीति अपनाई, मतलब टॉलरेंट का नीति अपनाई कि चलो हिंदू अपना धर्म मान रहा है तो अपना जगह पे मानते हैं। लेकिन इसका बेटा था सिकंदर लोदी, जिसको निजाम खान भी कहा जाता है। ये 1489 टू 1517 तक ये शासक रहा। बहलोल लोदी उदार प्रवृत्ति का था, लेकिन जस्ट अपोजिट इसका बेटा जो सिकंदर लोदी था वो एक कट्टर मुसलमान था। ठीक है? इसने क्या किया तो कहता है कि रिकवर्ड लॉस्ट टेरिटरीज ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड रीओपन्ड एरिया कंट्रोल, एक्सपेंडेड एरिया कंट्रोल। दिल्ली सल्तनत ने जो अपना टेरिटरीज खो दिया था, मतलब जहां जहां के शासक स्वतंत्र हो रहे थे दिल्ली सल्तनत के, तो धीरे धीरे करके इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत ने जो अपने टेरिटरीज लॉस्ट कर दिए थे उसको धीरे धीरे करके रिकवर किया। ठीक है? उसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया और इसके साथ ही जो इसका कंट्रोल का एरिया था उसको ये बढ़ाया। अब यहाँ पे इस चीज को समझना जरूरी है, बहुत सारा बच्चा ये सब चीज समझता नहीं है। ठीक है ना? कि अपना एरिया तो कंट्रोल किया, दिल्ली सल्तनत का एरिया तो कंट्रोल किया, उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, लेकिन कह रहा है एक्सपेंडेड एरिया कंट्रोल। एक्सपेंडेड एरिया कंट्रोल कहने का मतलब है कि पहले शासक क्या होता था कि कुछ शासक जो होते थे वो कुछ क्षेत्र उनके डायरेक्ट कंट्रोल में रहता था और कुछ क्षेत्र जो होता था वो इनडायरेक्टली कंट्रोल में रहता था। मतलब अब इसको ऐसे समझना है कि मान लिए इंडिया है तो इंडिया के अंदर का जो टेरिटरीज है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है भारत सरकार के पास, लेकिन इंडिया के बाहर का जो टेरिटरीज है वो भी एक प्रकार से भारत सरकार का मतलब इनडायरेक्ट एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां भी इसका कंट्रोल है। क्योंकि जैसे जो भी हमारा विदेशी नीति होता है, ठीक है, देश का जो विदेशी नीति होता है कि भाई हमारा जो पड़ोसी देश है उसके साथ हमको कैसा व्यवहार बना के रखना है, उसके साथ हमको क्या क्या ट्रेड करना है, उससे हमको क्या फायदा हो सकता है, उससे हमको क्या घाटा हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको लेकर जैसे पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं चल रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलता है। अभी बांग्लादेश भी गड़बड़ हो गया है, नहीं तो उसके बाद देखिए कि नेपाल है, तो नेपाल शुरू से हमारा वो ये रहा है, अच्छा दोस्त रहा है। ठीक है? और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य हैं, तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि बगल वाला राज्य मतलब कुछ अगर स्वतंत्र राज्य भी है तो उसके ऊपर कंट्रोल स्थापित करके रखना कि भाई तुम जो है वो एक सिस्टम में रहो और हमारे एरिया के तरफ तुमको देखना नहीं है। ठीक है? या फिर तुम उस एरिया में कंट्रोल अपना स्थापित करो और उसके बदले हमको इतना जो है वो टैक्स के रूप में दो। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से फिर कहता है कि प्रोमोटेड ट्रेड एंड कॉमर्स। इसने ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट किया। ट्रेड का मतलब व्यापार और कॉमर्स का मतलब वाणिज्य, मतलब वाणिज्य और व्यापार को प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। फिर कहता है कि रोड पर्शियन पोएट्री अंडर द पेन नेम गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से इसने कविताएं भी लिखी और इसका जो कविता था वो पर्शियन लैंग्वेज में था। ठीक है? पर्शियन पोएट। कहता है शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने क्या किया कि जैसे बहलोल लोदी ने दिल्ली को राजधानी बनाया था, तो इसने क्या किया कि दिल्ली को फिर से दिल्ली के स्थान पर आगरा को अपने देश का राजधानी बना दिया। बहलोल लोदी के समय में दिल्ली, बहलोल लोदी से पहले जो है वो आगरा हुआ करता था, फिर बहलोल लोदी आया राजधानी को दिल्ली में शिफ्ट किया। लेकिन ये जो सिकंदर लोदी आया इसने क्या किया कि फिर राजधानी को कहां कर दिया, तो आगरा कर दिया। ठीक है ना?
आगरा कर दिया। अब हाँ, कहता है कि इंट्रोड्यूस अ लैंड मेजरिंग सिस्टम गज ए सिकंदरी। इसने जमीन का जो भूमि माप का जो एक सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है। मतलब इसने एक गज का निर्माण किया, मतलब भूमि उन्हीं को मापने के लिए इसने एक पैमाना बनाया, ठीक है, जिसको गज ए सिकंदरी कहा जाता है। तो एक तरीके से मिला जुलाकर ये जो था वो इसका शासन तक जो है वो ठीक ठाक काम चल रहा था। इसके बाद बना इसका बेटा इब्राहिम लोदी, जो कि 1517 टू 1526 तक ये शासक रहा। कहता है कि लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये दिल्ली सल्तनत का लास्ट सुल्तान था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत के स्थान पर बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। कहता है किल्ड एट द बैटल ऑफ पानीपत 1526 बाय बाबर्स आर्मी। 1526 ईस्वी में पानीपत का जो युद्ध होता है, उस युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की पराजय हो जाती है और बाबर का जो सैनिक होता है वो इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है। इससे क्या होता है कि द एंड ऑफ द लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी का अंत हो जाता है एंड गिव राइज टू द मुगल एम्पायर। और मुगल एम्पायर के राइज का जो रास्ता है वो निकल जाता है, मतलब मुगल एम्पायर जो है वो आगे बढ़ता है और लोदी डायनेस्टी खत्म हो जाता है। यहाँ एक पॉइंट जो है आप लोग को बताना जरूरी है, ठीक है, उसको ध्यान से सब बच्चा सुनेगा, ठीक है। अभी जो है वो एक हाल फिलहाल में एक बहुत एक कंट्रोवर्शियल एक पॉइंट चल रहा है, ठीक है, हमारा जो लेटेस्ट जो राजनीति है उसमें, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि बाबर को भारत में राणा सांगा ने बुलाया, ठीक है। तो इसलिए वो राणा सांगा को कहते हैं कि भाई एक तरीके से राणा सांगा भी जो थे वो मतलब देशभक्त नहीं थे, क्योंकि उन्होंने ही तो बाबर को निमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए, उसको बुलाया था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे चूंकि हमारा जो यंग जनरेशन है वो सबको ये सब चीज समझना चाहिए, ठीक है, कि देखिए बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इस पे वो अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बाबर को हाँ ठीक है ऐसा और कुछ लोग जो है कह रहे नहीं वो राणा सांगा ने नहीं वो बुलाया था, ठीक है। तो सच्चाई जो है वो दोनों के बीच में कहीं है। जो लोग कह रहा है कि राणा सांगा बुलाया था, किसको बुलाए थे, बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, और एक कह रहा है कि नहीं राणा सांगा बाबर को नहीं बुलाए थे, ठीक है ना। अब सच्चाई जो है दोनों के बीच में है। बहुत सारे जो इतिहासकार बताते हैं कि राणा सांगा मतलब, जैसे ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो है जब हम वो मुगल वाला ये पढ़ेंगे, जब हम मुगल वाला पढ़ेंगे तो वहां पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे बाबर का जो आगमन है कि भाई बाबर कैसे आया, तो उसका पृष्ठभूमि हम लोग पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जैसे इब्राहिम लोदी का एक चाचा था, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के और एक दो और सरदार ऐसे थे, खास करके मुल्तान वाला जो मतलब उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का जो एरिया था, जहां के जो सूबेदार था, ठीक है ना, तो वो भी इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे। पहले क्या था कि मतलब हर कोई चाहता था कि हम ही राजा बन जाए, मौका मिले तो हम राजा बन जाए, इसलिए राजा का टांग खींचने का या राजा को नीचा गिराने का या उसकी जगह पर कोई दूसरा राजा बनवाने का एक पूरा सिस्टम जो है वो हम देखते हैं। पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत है या बाद में अगर हम मुगल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां भी यही चीज देखा जाता है, ठीक है, कि जैसे ही राजा थोड़ा कमजोर हुआ कि उसको सब जो है वो हटाने के चक्कर में लगा रहता है। तो ध्यान देना, तो यही स्थिति था उस समय दिल्ली में कि इब्राहिम लोदी कमजोर हो गया था। उसका चाचा जो था, जो कि मुल्तान का शासक था, उसको लगता था कि
हम राजा बने। इसलिए उसने क्या किया कि उसने बाबर को आमंत्रित किया, बाबर को निमंत्रण दिया कि भाई एक काम करो, तुम आओ हमारे यहाँ और आके और अटैक करो, उसमें हम भी तुमको मदद करेंगे और इसको गद्दी से हटाओ। अब और उसको ऐसा लगता था कि बाबर आएगा तो वो यहां आएगा, लूट मार यहां मचाएगा, इसको गद्दी से हटाएगा, रुपया कौड़ी पैसा धन संपत्ति लूट के यहां से चला जाएगा और जब वो चला जाएगा तो फिर हम राजा बन जाएंगे। इस उद्देश्य से उसने बाबर को निमंत्रण दिया भारत पर आक्रमण का। अब दूसरा पॉइंट यह है कि राणा सांगा ने बुलाया कि नहीं, तो चूंकि उस समय कोई भी एक प्रकार से अगर हम देखें तो राणा सांगा जो थे वो इब्राहिम लोदी के एक बड़ा कंपटीटर थे। तो कोई भी कंपटीटर चाहेगा कि हमारा जो कंपटीटर है वो नुकसान में जाए। समझ रहे हैं बात को? मान लिए कि हम लोग दोनों जो है दो आदमी है और दोनों आदमी का एक दूसरे के प्रति कंपटीशन है। मान लीजिए कि क्लास में बच्चा है और कोई बच्चा फर्स्ट और सेकंड का एकदम कंपटीशन चल रहा है। कभी फर्स्ट टर्म में वो बच्चा फर्स्ट में है तो सेकंड टर्म में वो बच्चा फर्स्ट में है। तो दोनों के बीच तक जब कंपटीशन होगा तो वो तो सोचेगा ना कि हमारा जो विरोधी है वो कोई कारण से कुछ गलती कर दे कि हमारे से पीछे रह जाए और हम आगे हो जाएं। ठीक है, तो उसी प्रकार का कंपटीटर यहाँ थे। कौन? तो राणा सांगा। किसका? तो इब्राहिम लोदी का। इसलिए हो सकता है कि, और कई एक इतिहासकार ये बताते भी हैं कि मतलब इन्होंने डायरेक्ट तो उसको नहीं कहा कि हाँ तुम आओ, लेकिन वो जब अटैक कर रहा था तो राणा सांगा को उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। होता है ना कि अच्छा ठीक है भाई तुम अटैक, तुमने दोनों की लड़ाई, हमारा एकरा से कोई मतलब नहीं, हम देख रहे हैं कि एक ने दोनों को लड़े से हमारा फायदा होगा, तो हम अपना चुपचाप बैठे रहेंगे, ठीक है दोनों को लड़ने दो। तो जो भी है अब देखेंगे, अगले क्लास में हम देखेंगे इसके बारे में कि मतलब किस तरीके से मुगल जो है वो यहाँ आते हैं, बाबर यहाँ आता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और पानीपत के युद्ध में कैसे इब्राहिम लोदी को हराता है। अगला हम क्लास में इसको देखेंगे। अभी हम बस इतना ही समझते हैं कि अब जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत का एंड हो जाता है और दिल्ली सल्तनत के स्थान पर मुगल एम्पायर जो है उसका स्थापना होता है। अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत की। भाई दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था, शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलता था। तो कहता है कि द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद द सुल्तान। क्योंकि उस टाइम राजशाही चल रहा था तो राजशाही में जो पावर होता है वो किसके पास होता है, तो राजा के पास होता है। राजा एकमात्र जो है वो पावर का मेन पॉइंट होता है। तो यहां भी दिल्ली सल्तनत में जो रियल पावर था एडमिनिस्ट्रेशन का वो सुल्तान के पास था, राजा के पास था। कहता है कि ऑल द सुल्तान सन्स हैड इक्वल क्लेम्स ओवर द थ्रोन एज देयर वाज नो लॉ ऑफ सक्सीजन। इसको ध्यान से समझना। क्या था कि उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था कि जब राजा मरेगा तो राजा के बाद उसका मान ली कि 4-5 पुत्र है तो उसमें से कौन राजा बनेगा, इसका कोई निश्चित नियम कानून नहीं था। इसलिए जैसे ही कोई राजा मरता था उसका जितना भी 4-5 बेटा होता था वो सब आपस में युद्ध करने लगते थे, आपस में लड़ाई करने लगते थे ताकि वो राजा बन जाए। मतलब वो चाह रहा है कि हम भी राजा बन जाए, वो चाह रहा है हम भी राजा बन जाए, वो चाह रहा है हम भी राजा बन जाए, वो चाह रहा है हम भी राजा बन जाए। तो इस तरीके से जो भी भाई होता था उसमें मारापीटी स्टार्ट हो जाता था। अब इसके बारे में और जो है वो विस्तृत तरीके से हम देखेंगे जब हम औरंगजेब मतलब शाहजहां के बाद जब औरंगजेब पढ़ेंगे तो वहां हम देखेंगे उत्तराधिकार का जो युद्ध है उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से भाई लोग इन लोग आपस में लड़ते थे शासन को कंट्रोल में लाने के लिए। अब आगे कहता है कि दी वजीर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन में जो वजीर का पद था वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, बड़ा महत्वपूर्ण होता था। ये जो वजीर था वो एक तरीके से प्रधानमंत्री के जैसा कार्य करता था।
फिर कहता है कि द डिपार्टमेंट ऑफ द जुडिशियरी वाज नोन एज दीवान ए काजा, इट्स हेड वाज अ काजी। जुडिशियरी जो था, न्याय व्यवस्था जो था, थोड़ा ध्यान से इधर देखो, नहीं तो उठ गए ना तो लपड़ा देंगे, ठीक है, समझ रहे हो ना, देख रहे हैं हम सबको। तुमको लग रहा है कि सर वीडियो बना रहे हैं तो मजबूरी में है, तो उठेंगे तो लपड़ा देंगे, और थोड़ा ढंग से बैठो जगह। तो लग रहा है कि जैसे यहाँ पे ड्रामा चल रहा है। हम यहाँ क्या पढ़ा रहे हैं, अभी कन्ने देख रही है, कहाँ पढ़ा रहे थे? द डिपार्टमेंट ऑफ जुडिशियरी वाज नोन एज दीवान ए कजा, मतलब जुडिशियरी का जो डिपार्टमेंट था, जैसे आज हम लोग यहाँ न्यायपालिका है, ठीक है, तो जो न्यायपालिका था उसको दीवान ए कजा के रूप में जाना जाता था, और न्यायपालिका का जो हेड होता था उसको काजी कहा जाता था। जैसे जो हमारे यहाँ जो न्यायपालिका के हेड हैं अभी, उनको जज कहा जाता है, ठीक है ना, न्यायाधीश कहा जाता है। तो इसी तरीके से उस समय जो जुडिशियरी सिस्टम था उसके जो हेड होते थे उनको काजी कहा जाता था। फिर कहता है कि द टैक्सेशन सिस्टम वाज बेस्ड ऑन द हनफी स्कूल ऑफ थॉट, जो कर इकट्ठा करने वाला जो सिस्टम था वो इस्लाम धर्म का, मतलब इस्लाम धर्म का जो मेन थॉट है, मेन जो सोच है, ठीक है ना, तो उसके आधार पे, उसी सोच के आधार, मतलब उसी सोच को आधार मानकर चलने वाला जो एक शाखा था, ठीक है, मतलब इस्लाम है तो इस्लाम के अलग अलग विचार हैं। जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म है, तो हिंदू धर्म के अलग अलग स्कूल ऑफ लर्निंग है। एज एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिए कि हिंदू धर्म में कोई जो है भगवान शंकर को मानता है, मतलब शैव मतावलंबी है, कोई जो है विष्णु का उपासक है, मतलब वैष्णव धर्म, वैष्णव को ज्यादा मानता है, कोई दुर्गा माँ में ज्यादा भरोसा है, ठीक है ना, तो वो लक्ष्मी का उपासक। तो इसी प्रकार से इस्लाम में भी अलग अलग थाउट है, ठीक है ना, तो उसी का जो एक थाउट है जिसको कहता है यहाँ हनफी स्कूल ऑफ थाउट। तो हनफी स्कूल ऑफ थाउट के अकॉर्डिंग ही टैक्सेशन सिस्टम था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत में। और इसमें क्या था, तो खराज, खम्स, जजिया और जकात, ये चार प्रकार के जो कर थे वो लिए जाते थे लोगों से। अब देखिए क्या है, अब ये सारा जो कर है उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। शायद पिछली क्लास में जजिया के बारे में आप लोगों को बताए थे। हाँ, ये जरूरी है कि आपको अभी याद वाद होगा नहीं, लेकिन जजिया के बारे में हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है, फिर से एक बार उसको रिकॉल कर लेना। सबसे पहले देखते हैं खराज। तो ये जो खराज कर था वो एक प्रकार से उपज पर लिया जाने वाला कर था कि भाई आप जितना खेती बाड़ी कर रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उस पर जो है वो आपको कर देना है, और ये सारे लोगों को देना होता था। एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसान जो भी हो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सबको ये खराज कर देना होता था। दूसरा कर था खम्स। ये जो खम्स कर था वो, आप इन सारी चीजों को थोड़ा अच्छा समझना। ये जो खम्स कर था वो था युद्ध में लूट पर लिया गया हिस्सा। मतलब कभी कभी ये समझ में आता है कि लोग जो है वो इतना उत्पात मचाता है, दंगा उंगा हुआ तो बहुत उत्पात मचाया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, गाड़ी जला दिया। तो ये जो कंसेप्ट है यहीं से निकल के आया खम्स कर। ये खम्स कर क्या कहता है कि राजा के साथ, मतलब सुल्तान के साथ जितना भी सेना जा रहा है युद्ध में लड़ने दूसरे राज्य के साथ, तो दूसरा राज्य पर के साथ जब लड़ाई हुआ और दूसरा राज्य मान ली हार गया, तो उसके बाद पूरा जो सेना है उसके पूरे राज्य को लूटेगा, ठीक है, और लूटने के बाद जो सामान वो लूटेगा उसका एक हिस्सा जो है वो दिया जाएगा। अब ये जो हिस्सा है उसमें थोड़ा वो कंफ्यूजन है कि 3
शायद 3/4 वो खुद रखेगा और 1/4 उसको राज्य को देना है, मतलब राजा को देना है। मतलब हम गए अगर, मतलब हम मान लिए कि सेना में है, ठीक है, और सेना में हम हैं दिल्ली सल्तनत का, तो हम गए मान लिए कि बगल वाला गांव पर अटैक करना है, किए, तो उसके बाद अब सोचो कि ये किस प्रकार से सैनिकों को प्रेरित करता था दूसरे लोगों से छीनने के लिए या दूसरा लोग को लूटने के लिए, कि भाई अब सेना सोचेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हम लूट सके आम जनता से, क्योंकि उसका 3/4 तो हमको मिलेगा ना, 1/4 राजा को देना है। मान ली कि चार चीज हम वहां से लूट के लाए, 4 गो पंखा लूट के लाए, मतलब 3 पंखा हम रखेंगे, एगो देना है हमारा राजा के, तो मतलब हम ज्यादा प्रेरित होंगे लूटने के लिए, ठीक है। तो ये कर जो है वो खास करके सेना से लिया जाता था। सेना के साथ साथ जैसे क्या था कि एक चीज और आप लोग को शायद बताए थे पिछले क्लास में, आप लोग ध्यान से देखते नहीं, इतना इंटरेस्टिंग और इतना मजेदार होता है इतिहास कि आपको मतलब पूरा जो पिछला पिक्चर है वो आपके दिमाग में आता होगा कि भाई क्या वो सिस्टम रहा होगा। अब सेना जो था वो हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि सेना जो था ऐसा नहीं है कि राजा डायरेक्ट राजा का ही सारा जगह पे सेना होता था, राजा का अपना पर्सनल कुछ सेना होता था, लेकिन अधिकतर वो निर्भर रहता था जो उसके प्रांतपति थे, दूसरे जो जागीरदार थे उसके सेना था, कि भाई तुमको रखना है 10,000 सेना रखना है, जब जरूरी पड़ेगा राजा को तो उसके साथ युद्ध में तुमको उतरना है, ठीक है। तो ये जो लोग थे वो बहुत सारे मतलब भाड़े के सैनिक रखते थे। भाड़ा के जो सैनिक है, तो भाड़ा के सैनिक है तो लड़ने क्यों जाएगा, क्या उसको मिलेगा, तो उसको यही वेतन मिलेगा कि तुम साथे चलो और युद्ध में जितना लूटेगा लूटो। अब कोई गया सैनिक, मान ली कोई किसी के यहाँ घुस गया, 5 किलो सोने चुरा लिया या 5 किलो सोने लूट लिया, रुपये कौड़ी लूट लिया, तो 1 भाग देना है राजा को, बाकी 3 भाग तो हमरे रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार का माइंडसेट था राजा का, और राजा जो है इन सारी चीजों को बढ़ावा देता था। बढ़ावा क्या देता था, ये जो था वो टैक्स का एक मतलब टैक्स था, एक प्रकार से राज्य की तरफ से पूरा गारंटी मोहर मारल। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी कल्पना करो कि भारत में ये नियम लागू हो जाए कि हाँ दूसरा को लूट सकता है, कोई भी कोई को लूट सकता है, जो लूटेगा वो 3/4 अपना रखे, 1/4 जो है वो सरकार को जमा कर दे, तो पता चलेगा कि अब ये भी सुतल है। अब जैसी देखेंगे कोई नहीं है तो जाएगा घुसेगा, 5 गो चौकी उठा के ले ला के रख दिया, ओकर बाद 4 गो ला के रख दिया, एगो फोन किया थाना में, हाँ सर 4 गो चौकी हम लाए, दूसरा चुरा के लीजिए, एगो रखिए आप, 3 गो हमर हो गया। समझ रहे हैं? हाँ, तो इस तरीके का कर था, इसको समझो, ये खम्स कर। जजिया कर के बारे में हमने आपको बताया था कि ये जो जजिया कर था वो सिर्फ हिंदू पर लगता था, गैर मुस्लिम पर लगता था। तो गैर मुस्लिम में अधिकतर हिंदू लोग थे, तो हिंदुओं पर ये कर लगता था, मुसलमानों को ये कर देना नहीं होता था। और ये कर जो था वो लगाने का मेन कारण ये था, सोच ये था, थॉट ये था कि हिंदुओं को ये प्रेरित किया जाता था कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो जाइए। अगर आप हिंदू से मुसलमान बन जाएंगे तो आपको जजिया कर से मुक्त कर दिया जाएगा, मतलब जजिया कर आपसे लिया नहीं जाएगा। और इसके कारण ही बहुत सारे जो लोग थे, खास करके जो गरीब लोग थे, गरीब तबके के लोग थे, अब बेचारा उसको खाने के लिए 2 वक्त की रोटी जो है उसका से जुट ही नहीं रहा है, तो राज्य को कर कहां से देगा। और जब राज्य को कर नहीं देगा तो राज्य का सिपाही आवेगा और मार के सुट देगा, कहेगा अरे कर काहे नहीं दिया, तो कहेगा कि भैया हमारा पास तो पैसे नहीं है, कर कहां से दे, तो कहेगा कि एक काम करो हिंदू से मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाएगा तो तुमको जजिया कर नहीं देवे पड़ेगा। तो इस प्रकार बहुत सारे जो मतलब जो गरीब, खास करके हिंदू धर्म में भी जो जिनको उस समय आप कह सकते हैं कि मतलब आदिवासी टाइप के थे, समाज के जो निचला तबका के लोग था, आज भी बहुत सारे जो लोग, आज पूरा बांग्लादेश आप देखो, पूरा बांग्लादेश
पूरा पाकिस्तान, ये सारे के सारे लोग हिंदू ही थे, ये कन्वर्ट हो गया मुस्लिम धर्म में। कहीं डर से, कहीं कर देने के ये से, कहीं शासन में कुछ भागीदारी के लोग से, जैसे और बहुत, और मतलब हिंदुओं में जो उच्च जात के जो लोग थे उनमें से भी बहुत लोग जो है वो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। तो इन लोग कन्वर्ट हो गए कि भाई मुसलमान आप बन जाइएगा तो आपको बड़ा कोई जागीर मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो इन लोग भी हो गए। ठीक है, तो ये था जजिया कर। और जकात, जकात जो कर था वो एक मुसलमानों के लिए एक धार्मिक कर था। मतलब आज अभी मामला चल रहा है, आप लोग नहीं देखते होंगे टीवी, ठीक है, तो मामला चल रहा है जकात के नाम पर, मतलब बहुत सारा जो अभी वक्फ बोर्ड का एक चल रहा है विवाद, ठीक है, जैसे ही आप न्यूज खोलेंगे तो वो देखेंगे। ठीक है, तो ये जकात जो कर था वो एक प्रकार से मुसलमानों का एक धार्मिक कर था कि भाई आप जितना भी कमाते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक कोई परसेंटेज निश्चित है, उस परसेंटेज को आप अल्लाह के काम में लगाइए। जैसे हम लोग के यहाँ, जैसे हिंदू धर्म के यहाँ कंसेप्ट है कि भाई आप जो कमा रहे हैं तो जिसको जो जिसका जितना औकात है, जो जितना कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग भगवान पर खर्चा कर रहा है। कोई मंदिर बनवा रहा है, कोई जग करवा रहा है, कोई और कोई कार्यक्रम करवा रहा है, ठीक है, कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है। तो वैसे ही यहाँ भी कंसेप्ट है मुस्लिम धर्म में कि जो आप कमाते हैं तो भगवान के नाम पर कुछ आपको देना है टैक्स। तो ये था जकात। अब आ जाइए, कहता है कि द इक्ता सिस्टम वाज अ लैंड रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इक्ता सिस्टम, ध्यान से इसको समझना, इक्ता सिस्टम जो था वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसको इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के काल में इक्ता सिस्टम को लॉन्च किया गया। इक्ता सिस्टम क्या था? तो इक्ता सिस्टम जो था वो एक प्रकार से लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक सिस्टम था। जैसे आज जो भी सरकार है, तो आज हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई जितना भी जिसका भी जमीन है, जमीन भले आपका है, अभी आपको लग रहा है कि मेरा जमीन है, वो आपका जमीन नहीं है, सरकार का जमीन है वो, क्योंकि आप जो है अपने उस जमीन के लिए टैक्स देते हैं, सरकार को टैक्स भरते हैं। जमीन क्या मतलब जो खेती वाला जमीन भी है ना, तो उसके लिए आपको मालगुजारी कटवाना पड़ता है। मतलब ठीक है, मालगुजारी कम है, ठीक है, लोग बहुत सारा लोग है जिसका 10-10 साल से नहीं कटा, 15 साल से नहीं कटा है, लेकिन वो मालगुजारी आपको सरकार को देना होता है। मतलब एक तरीके से आप ये मानिए कि ऐसा नहीं कि उस जमीन से आपको सरकार जब मन किया तो हटा देगा या छीन लेगा, लेकिन आप ये भी मत समझिए कि वो जमीन हमर है। अगर सरकार को बहुत ज्यादा जरूरत हुआ, कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, मान लीजिए कि रोड बन रहा है, अब दोनों जने से बन गया, बीच वाला कहेगा कि हम जमीनें नहीं देंगे, ये तो हमर है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये एक प्रकार से जो टैक्स लिया जाता है वो एक प्रकार से आपको ये बता रहा है कि तुम्हारा नहीं है। अगर कोई चीज हमारा रहेगा तो दूसरे को टैक्स कहला ही देंगे, देंगे नहीं ना देंगे। लेकिन आपका जो जमीन है, आपका मकान है, आप जो कमाते हैं सब पर टैक्स देते हैं सरकार को। मतलब उस सब जो काम कर रहे हैं वो सरकार का काम कर रहे हैं, आप कुछ अपना, आपका कुछ नहीं है। हाँ, जब तक है तब तक है, लेकिन आप फाइनली ये नहीं कर सकते हैं कि हाँ हमारी जमीन है, हम जो है जो बुझाएगा सो करेंगे, हम नहीं देंगे, या सरकार का कोई प्रोजेक्ट आया या कुछ आया हम नहीं देंगे या कुछ करेंगे, हमर है। ठीक है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जब आया था तो शासन व्यवस्था यहाँ उतना अच्छा सुदृढ़ नहीं था। अब भाई कहीं कोई जाएगा तो सबसे पहले क्या ध्यान देगा कि जिस एरिया में हम हैं वहां का शासन व्यवस्था अच्छा हो, वहां से इनकम होना चाहिए कुछ। इनकम कैसे होगा? तो हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कितना जमीन है, जमीन में क्या क्या उगता है, क्या क्या जो है हमको टैक्स के रूप में आ सकता है, कितना पैसा हम इससे कमा सकते हैं। ठीक है ना, जब पैसा कमाएंगे तब तो और बाकी सारा कुछ सेटअप होगा।
तो इल्तुतमिश ने सबसे पहले ये जो इक्ता सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया था। अब ये इक्ता सिस्टम था क्या, इसको समझ लीजिएगा। तो कहता है कि द होल्डर ऑफ द इक्ता, मतलब जिसको इक्ता दिया जाता था। जैसे आप इसको एक प्रकार से कह सकते हैं, जैसे इल्तुतमिश के समय में इक्तादारी, बाद में ब्रिटिश के समय में उसको आप कह सकते हैं जमींदारी। अगर मराठा एम्पायर को अगर आप पढ़ते हैं तो सरदेश मुखी, ठीक है, एक प्रकार से वही चीज है, मतलब खाली जो टर्म है वो अलग अलग हुआ है, सिस्टम वही है, ठीक है। अब ये क्या था इक्ता, तो कहता है कि इक्ता सिस्टम वाज अ लैंड, हाँ तो हो गया। कहता है कि होल्डर ऑफ इक्ता, मतलब किसी भी व्यक्ति को इक्ता दिया गया, मान लीजिए राजा जो है वो हमको दे दिया इक्ता, ठीक है, कि इस एरिया का इक्ता तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस एरिया का इक्तेदार आप हमको कहिए, जमींदार कहिए, या इस एरिया का सरदेश मुख हमको कहिए, ठीक है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म यूज हुआ है, बात वही है, समझ रहे हैं बात को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या था कि लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वाज कॉल्ड मुक्ति। जो बड़ा या छोटा जो ट्रैक होता था जमीन का, उसको मुक्ति या इक्तादार कहते थे, ठीक है। मुक्ति और इक्तादार कहते थे, ठीक है। कहता है कि द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति, और इसको देखने के लिए नहीं यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहता है कि द होल्डर ऑफ द इक्ता, इक्ता को जो होल्ड करने वाला होता था, जिसको इक्तेदार कहा जाता था, ये इक्ता क्या था, तो लार्ज एंड स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, मतलब बड़ा जमीन या छोटा जमीन का टुकड़ा जो है, मान लीजिए कि कोई जरूरी नहीं है कि सब जगह बराबर ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए जमींदारी सिस्टम में भी कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना जमींदार होगा सबको एक ही अमाउंट में जमीन मिलेगा। कोई के पास मान लीजिए कि 5,000 बीघा है, कोई 10,000 बीघा के जमींदार है, कोई 50,000 बीघा के जमींदार है, कोई 40,000 बीघा के जमींदार है, ठीक है, कोई 5,000 बीघा के जमींदार है, समझे। तो इस प्रकार ये था कि मतलब कोई बड़ा या छोटा कोई भी ट्रैक जो होता था लैंड का, ठीक है, उसको दिया जाता था, और उसको मुक्ति या इक्तादार कहते थे। वही इक्ता को जो मतलब जिसको इक्ता दिया जाता था उसको इक्तादार कहते थे। कहता है कि द ड्यूटी ऑफ मुक्ति, मुक्ति जो था, अब मुक्ति इक्तादार को मुक्ति कहते थे, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। मुक्ति और इक्तादार कोई अलग अलग नहीं है, इक्तादार और मुक्ति एक के है। अब कह रहा है कि मुक्ति का क्या काम होता था भाई, ड्यूटी क्या था, तो लीड मिलिट्री कैंपेन्स, मतलब एक प्रकार से जो कोई बड़ा सेना का अधिकारी टाइप का, कि भाई उसके पास 10,000 सेना वो अपना घुड़सवार रखे हुए, तो उसको जो है राजा जो है एक एरिया दे दिया कि चलो वो वाला एरिया जो है ना उसको तुम अपना तरीका से चलाओ, वहां से कर जो है वो ला के हमको दो, ठीक है। राजा जो उसको ऑर्डर करेगा वो करेगा, ठीक है। तो वैसे कैंपेजन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन दियर इक्ता, और इस प्रकार के जो इक्तादार होते थे उनको राजा एक जमीन का बड़ा टुकड़ा दे दिया कि ये जो जमीन है जाओ ये जमीन तुम देख रेख करो, ठीक है, और जो वहां टैक्स है वो अपना राजा को भेजते रहो। अब ये सब इक्तादार जो होता था वो खूब टैक्स, मतलब इक्तादार भी एक प्रकार से छोटा राजा की तरह वो भी जिंदगी जीता था, ठीक है, वो भी जो था एक प्रकार से छोटा राजा की तरह वो भी जिंदगी जीता था। लेकिन उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि जिस भी एरिया में जिस भी इक्ता का आपको इक्तेदार बनाया गया है या जिस भी एरिया का आपको मालिक बनाया गया है, उस एरिया में कानून और व्यवस्था को बना के रखना, मतलब लड़ाई झगड़ा विद्रोह उद्रोह जो है उसको आपको दबाना है, देखना है कि कहीं इस प्रकार का कोई जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो, तो वो देखना, लॉ एंड ऑर्डर को आपको मेंटेन करना है। और जब भी राजा को जरूरत पड़ा किसी दूसरे राज्य से युद्ध करना है या किसी दूसरे राज्य को जीतना है, तो जब भी उसको जरूरत पड़ा, जब भी राजा को जरूरत पड़ा, तो उसका सैन्य मदद करना ये इक्तेदार का कार्य था। तो इस प्रकार लोगों ने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार का था दिल्ली सल्तनत का। अब जो है वो दिल्ली सल्तनत का कुछ है और टॉपिक, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, तो उसको हम लोग देख लेंगे।
और उसके बाद फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऑफ करो।